बच्चों, मैं बीजू श्रीवास्तव फिजिक्स टीचर एक बार पुनः सेकेंड ईयर फिजिक्स के पहले लेसन के अगले टॉपिक वैद्युत फ्लक्स के साथ आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। मान लो बच्चों, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने एक समतल पृष्ठ को रखा, तो इस समतल पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी उसी संख्या को हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, यहाँ पे आपको दो चित्र बनाया गया है। एक चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र और समतल पृष्ठ लिया गया है, दूसरे में असमान वैद्युत क्षेत्र और इसकी जो पृष्ठ है वो समतल पृष्ठ नहीं है। तो जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें जब पृष्ठ को रखेंगे तो इससे गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं की संख्या होगी वह E इंटू ए होगी। E क्या है? तो ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र और ए क्या है? जो हम पृष्ठ लिए हैं उस समतल पृष्ठ का एरिया हो गया। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे समतल पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है वह फाई ई बराबर ई इंटू ए है। अब देखिए, अगर मान लीजिए जो हम समतल पृष्ठ लिए हैं वह अगर इस ए के साथ थीटा कोण बनाती है, थीटा कोण, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये थीटा कोण बनाती है, ऐसे ये थीटा कोण बनाती है तो उस कंडीशन में जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह ये कास थीटा होता है। अरे ई की वैल्यू ई और इस ए का जो एरिया वेक्टर लिया गया है ए, इस ए का जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा ए कास थीटा, ये इसका घटक हो जाएगा ए कास थीटा, तो फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। ये आपका हो गया वैद्युत फ्लक्स। यानी अगर ये एंगल बनाता है थीटा तो उस कंडीशन में फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कास थीटा। अब देखिए अगले चित्र में, यदि जो वैद्युत क्षेत्र है वह असमान है तो उस कंडीशन में हम जो निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा। बच्चों, जो यह पृष्ठ लेते हैं, इसका एक छोटा सा अवयव लेते हैं जिसका जो एरिया है वह डीए है। ध्यान दीजिएगा, यह अगर पृष्ठ समतल नहीं है तो इस पृष्ठ के छोटे से अवयव, एक छोटे से भाग को लेते हैं, छोटे से पार्ट को लेते हैं जिसका एरिया कितना है डीए। इसलिए छोटा लेते हैं क्योंकि वह मानते हैं कि लगभग समतल पृष्ठ है। तो इस डीए का ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना है? ई है। इस छोटे से एरिया, इस छोटे से जो अवयव है उसको हम मान के चलते हैं कि यह जो जो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है वह ई वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसमें? ई वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है और इसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो कितना है? डीए है, डीए है। तो ई जो है और डीए के बीच का जो एंगल है मान लीजिए कितना है? थीटा है, थीटा। अब देखिए, तो जब हम इसके वैल्यू को लिखेंगे तो लिखेंगे फाई ई पृष्ठ समाकलन, ये संकेत है पृष्ठ समाकलन ई इंटू डीए। कहेंगे सर कि क्यों ये समाकलन आ गया? इसलिए समाकलन आता है क्योंकि हम इस बड़े से पृष्ठ के छोटे से अवयव को लेते हैं और जब छोटे अवयव को सबको हम जोड़ेंगे तो पूरे एरिया के बराबर आ जाएगा छोटे छोटे पार्ट को। अतः इस फार्मूले में अगर ई और डीए जो देख रहे हैं इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ई हो गया, ई की वैल्यू ई हो गई और इस डीए की वैल्यू हो जाएगी डीए कास थीटा, डीए कास थीटा। अब यहाँ से ई कास थीटा को बाहर कर दीजिए तो बचेगा क्या? पृष्ठ समाकलन डीए, और पृष्ठ समाकलन डीए को हम बोलते हैं ए, एरिया ए बोलते हैं। यानी
पृष्ठ समाकलन डीए को हम बोलते हैं ए। पृष्ठ समाकलन डीए क्या बोलेंगे ए, तो हम लिख सकते हैं ई कास थीटा, इसकी वैल्यू ए, तो ई ए कास थीटा। या आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। वैसे यहाँ भी हम लिख सकते हैं इस ई ए कास्ट क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ये लिख सकते हैं इस अकॉर्डिंग में। अब आइए, मेरे ख्याल से आपको दो चीज़ समझ में आया होगा। पहला ये है कि जब हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समतल पृष्ठ को रखते हैं तो उसकी जो वैद्युत फ्लक्स होती है फाई इक्वल टू ई ए कास थीटा। थीटा क्या है, तो दोनों के बीच का एंगल है। इसमें अगर हम पृष्ठ ऐसा लेते हैं कि समतल नहीं है और वैद्युत क्षेत्र भी एक समान नहीं है, तो उस कंडीशन में हम पहले एक छोटे से भाग को ले करके वैल्यू निकालते हैं और पुनः इसका समाकलन कर देते हैं, तो ये निकल जाती है, पूरी की वैल्यू निकल जाती है फाई ई इक्वल टू ई ए कास थीटा। अब बच्चों इसकी विशेष स्थिति है। विशेष स्थिति क्या है, यदि हम जो पृष्ठ लेते हैं, जो समतल पृष्ठ लेते हैं, वह वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है, वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है। मान लीजिए ये मेरा वैद्युत क्षेत्र है ऐसे, और ये मेरा क्या है आपका समतल पृष्ठ। तो उस कंडीशन में जो चुंबकीय जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह मैक्सिमम होता है। कहेंगे सर कैसे मैक्सिमम होता है, देखिए मान लीजिए कैसे मैक्सिमम होता है, ये ऐसे है। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो कितने इसमें से वैद्युत बलरेखाएं निकल रही हैं। अगर ये इनको काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अगर ये समतल पृष्ठ हम सीधे इसके लंबवत रखते हैं तो इसमें से 10 बलरेखाएं निकल रही हैं, यानी मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम निकल रही है जब अभिलंबवत है तो। लेकिन जो ही इसको हम ऐसे घुमाते चले जाएं तो जो बलरेखाओं की संख्या है वो कम होती जा रही है। इसमें ये ऊपर वाले छूटते जा रहे हैं, कम बलरेखाएं से गुजर रही हैं। यही कहा जा रहा है एग्जाम्पल के रूप में भी, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के अभिलंबवत है तो उस कंडीशन में फाई ई की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये होती है ई ए। थीटा कितना चाहिए, 0। थीटा 0 मतलब क्या हो गया इस कंडीशन में, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये अगर समतल पृष्ठ है तो इस समतल पृष्ठ का एरिया वेक्टर किधर होगा। आप फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाया गया होगा, पढ़े भी होंगे आप लोग, कि अगर कोई पृष्ठ समतल पृष्ठ है तो समतल पृष्ठ का एरिया वेक्टर ठीक इस समतल पृष्ठ के लंबवत ऊपर की ओर होती है, लंबवत ऊपर की ओर है। देखिए ये तो एरिया वेक्टर और ई के बीच, एरिया वेक्टर और ई के बीच मान लीजिए अगर ये समतल पृष्ठ है तो इसका ये हो गया ई, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, और इस समतल पृष्ठ का ये एरिया वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर। तो हम थीटा क्या पढ़ते हैं, थीटा क्या पढ़ते हैं, थीटा क्या है, ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना यहाँ पर है, 0। तो का 0 1, तो फाई इक्वल टू ई ए। ये पृष्ठ रखिए, ऐसे पृष्ठ रखा गया है, ये ऐसे पृष्ठ रखा गया है। देखिए ये पृष्ठ इसके अभिलंबवत है और एरिया वेक्टर और बल रेखाओं के बीच का जो ई का जो बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में बल रेखाएं मैक्सिमम होती हैं। दूसरा, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। अब देखिए ये जो हम वैद्युत क्षेत्र लिए हैं, अगर हमने पृष्ठ को ठीक इसके समांतर रख दिया, ठीक इसके समांतर, तो उस कंडीशन में जो बल रेखाएं गुजरेंगी वह एक भी नहीं गुजरेंगी। मान लीजिए ये ऐसे था तो मैक्सिमम, अब ये ऐसे हो गया तो एक भी नहीं गुजरेंगी, ये समांतर हो गया तो नहीं गुजरेंगी। अब एंगल पर आइए, थीटा पर आइए। तो मैं आपसे कहा कि अगर पृष्ठ ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर अभिलंबवत बाहर की ओर, अगर मान लीजिए ये इसका एरिया वेक्टर है, अगर मैं कह दूं इसको समांतर कर दूं, ये ऐसे है और ये समांतर हो गया, तो इसकी एरिया वेक्टर कहाँ गई, देखिए ऊपर है कि नहीं है, ये ऊपर हो गया। और इस ई का डायरेक्शन देखिए नीचे ऐसे, तो ये एंगल ऐसे बन गया, ये जो एंगल है वो ऐसे बन गया। तो एरिया वेक्टर और इस ई के बीच का एंगल कितना हो गया, देखिए ये एरिया वेक्टर
और ये ई के बीच का एंगल थीटा इसका 90, cos 90 0। तो इस अगर कंडीशन में है और ये ऐसे है देखिए, तो इनसे गुजरने वाले जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होगी वह 0 होगी। अब देखिए वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये यहाँ से आया। ई का मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपको बताया गया न्यूटन प्रति कूलाम, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो गया। इसका बीमी सूत्र वहीं से निकाल सकते हैं, फाई इजकल टू ई अपॉन ए, ई की वैल्यू, ई का बीमी सूत्र निकाल लीजिए। ए यहाँ पर एरिया हो गया, तो एरिया का क्या होता है आपका, एरिया के लिए आता है एल स्क्वायर। तो अगर इसका बीमी सूत्र निकालेंगे तो एम एल पर 3, टी पर -3 और ए पे -1। इसको आप चाहें तो अलग से निकाल सकते हैं। फाई इजकल टू ई, ई मतलब हो गया आपका एफ बटा क्यू, एफ का एम एल टी -2 और एफ बटा क्यू, क्यू क्या होता है 80 और ए का एल स्क्वायर, तो आप मान निकाल सकते हैं। अगले टॉपिक गॉस का प्रमेय या गॉस के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे वैद्युत फ्लक्स। तो चलिए आज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। गॉस का प्रमेय क्या होता है पहले ये जानना हम लोग। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश या नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी कोई बंद पृष्ठ है और उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। माना यदि उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स को फाई ई माना जाए और कुल आवेश यदि Q हो, तो जो फाई ई होगा, फाई ई बराबर Q/ε0। इस ε0 को निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। आइए बच्चों, तो माना कि यह एक पृष्ठ लिया गया है और इस पृष्ठ के बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q है, जो जिससे R दूरी पर स्थित इस पृष्ठ पर एक अन्य बिंदु P है। तो इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है, जो इस R के अनुदिश है। यानी जो इस आवेश से R दूरी पर यह बिंदु है, उस बिंदु के अनुदिश यानी इस रेखा के अनुदिश, इस R के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र E है। अब इस पृष्ठ पर जो बिंदु है उसका हम लोग एक छोटा सा अवयव लिए हैं, क्षेत्रफल अवयव। इस पूरे पृष्ठ को न लेकर के पहले एक छोटे से क्षेत्रफल अवयव को लिया गया है, जिसको हम लोग माने हैं DA। DA हो गया इसका क्षेत्रफल अवयव का एरिया, DA हो गया। और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E हो गया, और इस छोटे से अवयव का जो एरिया वेक्टर है वह DA हो गया। यह एरिया वेक्टर इस E के साथ थीटा कोण बनाता है। मेरे ख्याल से आप इस चित्र के बारे में समझ गए। इसका एरिया कितना है, A है। और इस छोटे से जो हम लोग एरिया का लिए, छोटा सा एरिया लिए हैं, वह जो है बिंदु O के साथ जो एंगल बनाता है उसको बोलते हैं डी ओमेगा, और डी ओमेगा को बोलते हैं घन कोण। क्या बोलते हैं, घन कोण। इस डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है, डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वह होती है DA cos θ/r², DA cos θ/r²। इसको हम लोग आगे चर्चा, इसमें आएगा, हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो पहले हम लोग निकालेंगे कि इस बड़े सा जो हम लोग पृष्ठ लिए हैं उसके छोटे से क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान। तो क्या होता है, हम लोग वैद्युत फ्लक्स में इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि डी फाई बराबर EDA। एक छोटे से अवयव से उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो होता है डी फाई ई बराबर EDA। तो EDA की वैल्यू EDA cos θ। और हम लोग क्या जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र होती है 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू Q/4πε0 बचा क्या, EDA cos θ/r²। अभी मैं आपको बताया कि इस DA cos θ/r² को DA cos θ क्या बोलते हैं हम लोग,
डी ओमेगा, घन कोण बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो डी फाई ई बराबर, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ओमेगा, तो क्यू अपान 4πε0, इसकी वैल्यू क्या होगी डी ओमेगा। अब यहाँ पर बच्चों यह छोटे से क्षेत्रफल से उत्पन्न या जाने वाला विद्युत फ्लक्स था, हमको पूरा पृष्ठ लेना है। तो पूरा पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के लिए निकालेंगे फाई ई, तो क्लोज इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा, पूरे के लिए क्या आएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई ई। इस डी फाई की वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो ये कांस्टेंट पद है, बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब आप जानते होंगे कि इस पूरे पृष्ठ के लिए डी ओमेगा की जो वैल्यू होगी वह होगी 4 पाई। कितनी होगी 4 पाई। कहाँ से 4 पाई आया उसको मैं बता दे रहा हूँ। आप जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू होती है वह एरिया अपान आर स्क्वायर, और इस पृष्ठ का, इस गोले के जो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा ए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, कट गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 4 पाई। ये ओमेगा पूरे के लिए ओमेगा, तो यहाँ पर जब डी ओमेगा हम किए हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा, तो पूरे का ओमेगा कितना, तो 4 पाई, इसका 4 पाई, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 पाई से इस 4 पाई कैंसिल हो गया, तो डी फाई ई बराबर कितना क्यू अपान एप्सिलॉन 0 सिद्ध हो गया। ये रहा गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0।